आज हम लोग क्लास 11 में प्रश्नावली 2 और विविध प्रश्नावली का बचा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोग विविध प्रश्नावली में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बना लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, इसको देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है कोई दो फंक्शन f और g r से r में है, ठीक है, और fx बराबर x प्लस 1 दिया है, gx बराबर 2x प्लस 3 दिया है। इसमें बोल रहा है f प्लस g, f माइनस g और f बाई g निकालने को। तो a प्लस g का मतलब क्या हुआ, आप लोग देख सकते हैं। a प्लस g, ये देख रहे हैं कि मेरा जो फंक्शन है दोनों चर x में है, इसके साथ हम लोग एक चर x ले लेंगे तो a प्लस g x हो जाएगा ऐसा। इसका सूत्र हम लोग परिभाषा में क्या पढ़े हैं, fx प्लस gx, ठीक है। और चलिए मान रख लेते हैं, इसमें fx का मान है हमारा x प्लस 1, gx का मान है 2x माइनस 3, जोड़ देंगे 3x माइनस 2, यही हमारा आंसर होगा। फिर हम लोग लिखेंगे f माइनस g, उसी तरह लिखेंगे, इसमें भी चर x ले लेंगे क्योंकि चर x में मेरा क्वेश्चन है, और इसका सूत्र होता है fx माइनस gx। तो fx का मान यहां रख दीजिए, माइनस gx का मान रख दीजिए, बराबर क्या मिलेगा, x प्लस 1 माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस 2x प्लस 3, फिर इक्वल टू क्या मिलेगा, x माइनस 2x माइनस x हो गया और 3 प्लस 1 4 हो गया, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे f बाई g, f बाई g का मतलब f बाई g ऐसे x ले लेंगे, इसका सूत्र क्या होता है fx बटा में gx, और fx हमारा क्या है x प्लस 1 और gx क्या है 2x माइनस 3, ठीक है। ये फलनों के बीच गणित यानी कि अलजेब्रा पर बनाए थे हम लोग, ये सूत्र हम लोग लिख भी चुके हैं पीछे, इसका परिभाषा भी हम लोग लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें एक फंक्शन दिया गया है, 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 3, 0 का इमेज माइनस 1 का इमेज माइनस 3। z से z में एक फलन fx बराबर ax प्लस b द्वारा परिभाषित है। इसमें हम लोग को ये a और b ज्ञात करने को बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि fx को y बराबर भी लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि y बराबर fx बराबर क्या हो जाएगा ax प्लस b, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो ये युग्म दिए गए हैं 1 1, इसका मतलब पहला मान x का है और दूसरा मान y का, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे तो हमको एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 0 माइनस 1 पर, ठीक है, क्योंकि उसमें एक बिंदु जो है वो 0 है, तो दूसरा मान हमको आसानी से प्राप्त हो सकता है। 0 माइनस 1 पर हम लोग लिखेंगे y बराबर, देखिए इसमें इसको 1 कर दीजिए और लिखिए 1 से। अब देखिए यहाँ पर इसमें रखेंगे हम लोग y की जगह माइनस 1 और x की जगह ये 0 रखेंगे, a इंटू 0 प्लस b। तो ये तो 0 प्लस b हो गया, b बराबर क्या मिल गया माइनस 1, ठीक है। और एक और मान कोई भी इसमें से, अब 0 माइनस 1 को छोड़ के कोई भी मान ले सकते हैं, जैसे 1 1 ले लेते हैं, तो लिखते हैं बिंदु 1 1 पर 1 से ये भी मान हम लोग 1 में ही रखेंगे इसी में, तो x का भी मान 1 है, y का भी मान 1 है, यहाँ पे रखिए y की जगह पर 1, x की जगह पर भी 1 रखिए। तो हमको क्या मिल गया, आप लोग देख सकते हैं a और b का मान यहाँ रख दीजिए माइनस 1, तो क्या मिल गया 1 बराबर a माइनस 1, और माइनस 1 को इधर कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1 बराबर a, इसलिए a बराबर हमको 2 मिलेगा और b बराबर 1 मिल ही गया है, यानी कि a और b ज्ञात करना था, हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसमें दिया है r बराबर ab सच दैट, देखिए रिलेशन क्या दिया है, ab सच दैट ab एलिमेंट ऑफ n, यानी कि ये जो दोनों अवयव हमको लिखना है, जिसका युग्म बनाना है हमको पेयर, वो दोनों प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का वो जो अवयव एलिमेंट होगा,
और यहाँ पर रिलेशन क्या दिया है, a बराबर बी स्क्वायर, यानी कि ऐसा युग्म यदि है इसके बीच क्या संबंध है, तो a b स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी कि a जो बिंदु है वो b स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो परिभाषित n से n में दिया गया है एक संबंध है। अब यहाँ पर हम लोग को 3 कथन दिया गया है, इसको चेक करना है कि ये सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखिए a एक एलिमेंट ऑफ r हो गया, तो यदि इसको हम लोग यहाँ पर करें, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर b है, तो b को हम लोग a कर देंगे, तो हमारा संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर a स्क्वायर, यानी कोई भी ऐसा a का मान ले लीजिए नेचुरल नंबर से जो a और उसका स्क्वायर दोनों बराबर हो जाए, 1 को छोड़कर ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है। 1 यदि आप लोग लीजिएगा, यहाँ पर 1 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन 1 को छोड़कर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर 2 रखिएगा और यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 बराबर 4 नहीं होगा, यानी कि 2 4 के बराबर नहीं होता है। उसी तरह यहाँ पर हम लोग कोई भी एक मान ले लेंगे, a बराबर मान लेते हैं 2, तो इसलिए a का क्या मतलब हुआ, a एलिमेंट ऑफ r का क्या मतलब हुआ, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर a स्क्वायर। ठीक है, और a बराबर a स्क्वायर, a का मान यदि हम लोग 2 लिए हुए हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 इक्वल टू 2 के स्क्वायर, सत्य नहीं है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि ये सत्य नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ए बी एलिमेंट ऑफ आर का तात्पर्य यह है बी ए एलिमेंट ऑफ आर। इसका कहने का क्या मतलब है कि यदि ए बी संबंध आर में है, इसमें बोल रहा है कि यदि ए बी संबंध आर में है तो बी ए बी संबंध आर में होगा, यानी कि उसका उल्टा। आप लोग देख रहे हैं ना, क्रम बदल गया है, इसमें दूसरा घटक, इसमें पहला घटक हो गया है, इसमें पहला घटक, इसमें दूसरा घटक हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रम बदल देंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये सत्य है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लिखेंगे कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर का क्या मतलब होता है, परिभाषा के ये रिलेशन के अनुसार a बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, और बी ए एलिमेंट ऑफ आर का मतलब क्या होगा, बी ए एलिमेंट ऑफ आर का क्या मतलब होगा, b बराबर a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि b पहले था, इसमें a पहले था तो पहले a लिखे हैं, इसमें b पहले है तो b पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कोई भी ऐसा a और b का मान बताइए नेचुरल नंबर में जो ये भी सत्य हो और ये भी सत्य हो, दोनों सत्य हो। तो ऐसी कोई भी ऐसा अंक नहीं है कि जैसे यहाँ पर हमको मिल जाएगा, ये संबंध हमको प्राप्त नहीं होगा इस स्थिति में, क्योंकि कोई भी मान रख लीजिए, जैसे 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 कीजिएगा, ये भी सत्य नहीं होगा, तो उसका उल्टा कैसे सत्य हो जाएगा, यानी कि 4 जो होगा, यानी कि b का मान हम लोग 2 रखे हैं, a का मान भी 2 रखे हैं, तो सेम वही मिलेगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों गलत है। ठीक है, नेचुरल नंबर पे हम लोग लिख देंगे, इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है। क्यों असत्य है मालूम चला, क्योंकि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका मान हम लोग यहाँ रख दें तो ये सही हो जाए या ये सत्य हो जाए, दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है, इसलिए ये भी सत्य नहीं होगा कथन। ठीक है, उसी तरह तीसरा पॉइंट है इसमें, देखिए ए बी एलिमेंट ऑफ आर, बी सी एलिमेंट ऑफ आर, तो ए सी एलिमेंट ऑफ आर। इसका कहने का मतलब ये कि ये यदि दोनों आर में है, ए बी और बी सी, तो ए सी भी आर में होगा, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम 3 बिंदु ले लेते हैं, इसको छोड़ते हैं। देखिए a बराबर ले लेते हैं 1, b बराबर ले लेते हैं 2 और c बराबर ले लेते हैं 3। ठीक है, ये 3 ले लेते हैं, लेने पर हम लोग क्या लिखेंगे, a b एलिमेंट ऑफ r का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 एलिमेंट ऑफ r। इसका तात्पर्य क्या होगा, इस परिभाषा के अनुसार 1 बराबर 2 के स्क्वायर। देखा है आप लोग, 1 बराबर 2 के स्क्वायर यानी कि 1 बराबर 4 सत्य है, नहीं है, तो लिखेंगे असत्य है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे ये BC एलिमेंट ऑफ आर, तो BC यानी कि 2 3 एलिमेंट ऑफ आर, 2 3 एलिमेंट ऑफ आर। तो इसका मतलब क्या होगा, परिभाषा के अनुसार, रिलेशन के अनुसार 2 बराबर 3 स्क्वायर, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 2 और 3 का स्क्वायर बराबर नहीं है, तो ये भी असत्य है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे तीसरा AC एलिमेंट ऑफ आर, इसको भी चेक कर लेते हैं, A और C यानी कि 1 3 एलिमेंट ऑफ आर, तो क्या मिलेगा, 1 बराबर 3 के स्क्वायर। ये भी सत्य नहीं है, देख लीजिए बराबर नहीं है, तो लिख देंगे असत्य है।
इसका मतलब कि यदि इसमें तीनों असत्य हैं तो ये कथन असत्य हो जाएगा, तो लिखेंगे कि इसलिए यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहां पर भी एक समुच्चय दिया है, दूसरा समुच्चय दिया है, इन दोनों पर एक संबंध का संबंध का एक समुच्चय दिया है f बराबर। पूछ रहा है कि क्या a से b में एक संबंध है, पूछ रहा है कि क्या a से b में एक फलन है। यहाँ पर भी सत्य और असत्य की जांच करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि संबंध के लिए कि पहले समुच्चय का दूसरे समुच्चय में यदि प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा हो, किसी भी तरह से एक प्राप्त हो रहा हो, चाहे अनगिनत प्राप्त हो रहा हो, तो वो संबंध होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 है, इसके प्रथम घटक हम लोग मिला लेंगे, 1 2 3 4 फिर 2 है, क्योंकि इसका पहला घटक और इसका पहला घटक सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, संबंध में ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन फलन में उसको हम लोग देखेंगे। संबंध में किसी भी प्रकार से हम अभी बताएं कि एक अवयव का एक से अधिक भी यदि प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो वो संबंध होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि समुच्चय A का समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय B में है, प्रतिबिंब समुच्चय B में है, यही हम लोग लिखेंगे, समुच्चय B में है, इसलिए यह कथन सत्य है। ठीक है, तो हम लोग इसको सत्य लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यही संबंध यदि हम लोग इसमें चेक करेंगे फलन में, तो हम लोग पढ़े हैं ना कि फलन में किसी भी युग्म के प्रथम घटक समान नहीं होने चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं ना कि 2 9 और 2 11 दोनों में प्रथम घटक समान है, इसलिए ये संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि दो युग्म लिख देंगे ऐसे, दो युग्म कौन कौन 2 9 और 2 11, 2 11 का प्रथम घटक समान है, प्रथम घटक समान है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि a से b में एक फलन नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी देख लेते हैं, यही दो क्वेश्चन शेष बचा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि कोई फलन f जो कि f बराबर ab a प्लस b, जहां a और b दोनों z का मतलब आप लोग जानते हैं पूर्णांक द्वारा परिभाषित z से z का एक उप समुच्चय है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा z से z में मतलब इसका ये जो पहला जो घटक है ab वो भी z है और a प्लस b ये भी z है, यानी कि दोनों z आना चाहिए। और हम लोग जानते भी हैं किसी भी दो पूर्णांक को हम लोग गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक ही प्राप्त होता है, और दो पूर्णांक को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो उसका योग भी पूर्णांक ही प्राप्त होता है, यानी इंटीजर। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि हम लोग कौन सा ऐसा मान ले कि ये इसको चेक करना है हम लोगों को कि क्या ये फलन है, हम लोग उसी के लिए चेक करेंगे इसको और देखेंगे कि ये फलन है कि नहीं। तो चलिए a बराबर यदि मान लीजिए यहाँ पर यदि a बराबर हम ले लेते हैं 2 और b बराबर 3, तो ध्यान दीजिएगा ab बराबर क्या होगा 2 गुणे 3 बराबर 6 और a प्लस b बराबर क्या होगा, a प्लस b बराबर हमको मिल जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ठीक है, a बराबर 2 और b बराबर 3 लिए, और ये भी हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है। तो यदि यहीं पर हम लोग फिर करके हम लोग ले लेते हैं a बराबर -2 और b बराबर -3, तो हमको ab बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए ab बराबर हमारा प्राप्त होगा -2 × -3 इक्वल टू 6, और a प्लस b बराबर क्या मिलेगा -2 - 3 इक्वल टू -5 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं ab, इसमें देखिए जो फंक्शन दिया गया है, संबंध यहां पर जो दिया दर्शाया गया है,
इसमें ए बी जो है वो आपका प्रांत है। हम लोग जानते हैं ना किसी भी युग्म के प्रथम घटक यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का जो समुच्चय होता है वो डोमेन कहलाता है यानी प्रांत, और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो परिसर होता है, ठीक है, या सहप्रांत भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रांत यहाँ पर 6 है और उसका परिसर हमको 5 मिल रहा है यानी प्रतिबिंब, और यहाँ पर भी 6 का प्रतिबिंब -5 मिल रहा है, यानी एक ही अंक यानी कि 6 का 2 प्रतिबिंब मिल रहा है। तो क्या यह फलन होगा? नहीं होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं ना कि किसी भी युग्म के प्रथम घटक यदि समान हो जाए तो वो जो संबंध होगा वो फलन नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रथम घटक देखिए इसमें 6 मिल रहा है और इसमें भी प्रथम घटक 6 मिल रहा है, दोनों का इमेज जो है यानी प्रतिबिंब जो है वो भिन्न भिन्न है, इसका मतलब कि ये फलन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि अवयव 6 का 2 प्रतिबिंब 5 और -5 है, इसलिए एक फलन नहीं है, ठीक है। अब तो क्लियर हुआ। अब एक चीज बता देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही मान रखेंगे, हम लोग a का मान 1 और b का मान 6 भी ले सकते हैं। तो 1 × 6 = 6 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर a + b कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि 6 का एक और प्रतिबिंब मिल जाएगा 7। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि समान प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यानी प्रथम घटक सेम हो जाएगा, और प्रथम घटक सेम हो जाएगा तो फलन हमारा जो दिया गया संबंध है वो फलन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है a बराबर एक समुच्चय 9, 10, 11, 12, 13। ये जो है a से n में है, a का मतलब ये जो प्रांत है वो ये समुच्चय है, और n का मतलब जो प्राप्त होगा वो प्राकृत संख्या होगा, ठीक है। तो उसमें कौन सा संबंध है? fn बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणांक। तो जैसे मान लीजिए यहाँ n की जगह पर हम 9 रखते हैं, तो 9 बराबर क्या होगा? 9 का महत्तम अभाज्य गुणांक, अभाज्य गुणांक। अब ध्यान दीजिए कि महत्तम अभाज्य गुणांक के मतलब ध्यान दीजिएगा 9 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, अब अभाज्य गुणनखंड तो 3 × 3 मिलेगा, तो दोनों सेम है, तो महत्तम कौन होगा? दोनों सेम है तो एक किसी को ले लेंगे, तो महत्तम अभाज्य गुणांक हमको 3 मिल गया। समझ में आया? इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, उसमें जो बड़ा अभाज्य संख्या होगा उसी को हम लिख देंगे बराबर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 10 और 10 का महत्तम अभाज्य गुणांक। तो 10 का गुणनखंडन कीजिएगा अभाज्य में तो क्या मिलेगा? 2 × 5, उसमें बड़ा कौन है? 5, तो हम लोग 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे 11 का महत्तम अभाज्य गुणांक। 11 का गुणनखंड तो 11 ही प्राप्त होता है, या 1 × 11 लिखते हैं, तो दोनों में महत्तम कौन है? 11, तो 11 का 11 ही मिलेगा। उसके बाद 12 में हम लोग क्या लिखेंगे? 9 का महत्तम अभाज्य गुणांक। तो अब देखिए 12 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 मिलेगा, चलते 12 हो जाएगा, और 12 का हम लोग कर ही रहे हैं 2 × 2 × 3, उसमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? 3, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको बचा है 13 का मतलब 13 का महत्तम अभाज्य गुणांक, तो 13 भी अभाज्य संख्या है खुद, 1 × 13 तो 13 ही प्राप्त होगा। अब जो देखिए ये जो मान हम लोग रखे ये प्राप्त हुआ, और ये जो मान प्राप्त हुआ ये परिसर हुआ, और इसका परिसर पूछ रहा है तो हम लोग लिखेंगे इसलिए f का परिसर बराबर, और हम लोग जानते हैं कि परिसर को हम लोग लिखते हैं मझोला पुस्तक में सजा के लिखते हैं। तो देखिए इसमें 3 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे 3, 5, 11 और 13, यही हम लोग का आंसर हुआ। हम लोग ये अध्याय 2 पर प्रश्नावली जो है विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एग्जाम एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगला क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे जो आपकी किताब में दिया गया है। इस त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप लोग 10 क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। हम लोग अगले क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।